दानिश भाई, मसला वही, अगर एक कानून बन जाए जो सब पर लागू हो समभाव से, तो उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? और अगर समस्या तो उसके पीछे तर्क। ठीक है, देखिए अमिताभ जी, मैं जवाब दूंगा और जवाब में मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। जी जी बिल्कुल। आप शुरुआत में कह रहे थे आईपीसी और सीआरपीसी जेंडर के लिए इक्वल है, रेस, रिलीजन, कास्ट सबके लिए इक्वल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे रियलिटी आती है। दरअसल उसकी व्याख्या जो है, अगर हम कागज की व्याख्या करेंगे तो वो सबके लिए समान है। लेकिन गुजरात के खेड़ा में सादे कपड़े पहनकर पुलिस मुसलमानों को चौराहे पर लाके मारेगी और जय श्री राम के नारे बैठी हुई पब्लिक से लगाएगी। बताइए ये कौन सी आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शन में लिखा हुआ है कि किसी आरोपी को लाकर आप चौराहे पे मारो और उससे विपरीत समुदाय के लोगों को वहीं चौगान में बिठा के आप जय श्री राम के नारे लगवाओ? तो यहाँ समानता दिखी आपको आईपीसी सीआरपीसी? दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, पिछले 5 दिनों से बेट द्वारका गुजरात के अंदर में डिमोलिशन जारी है, जिसमें 15 से ज्यादा मजार तोड़ दिए गए। ठीक है, यहां तक के नगर पालिका को विश्वास में नहीं लिया गया। मोहन भागवत जी उस पर तो कुछ नहीं बोले, पर बिल्किस बानो का इतना बड़ा मामला जो बना, मोहन भागवत जी तो उस पर कुछ नहीं बोले। रावत साहब के मन में अभी लड्डू फूट रहे थे कि भाई एक धर्म विशेष के आधार की जनसंख्या। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले हमारा जो देश का संविधान है वो किसी धर्म के या किसी धर्म के पॉपुलेशन की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता है, समझ लीजिए। वो देश के नागरिकों की सिक्योरिटी की गारंटी देता है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, चाहे जो भी हो, उसकी सिक्योरिटी देता है। किसी धर्म की बस्ती बढ़े या घटे, संविधान में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। अगर कोई विद्वान बैठा हो तो मुझे बता दे। दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, दरअसल मोहन भागवत जी का जो है ना, मैं इसको दो नजर एक मिनट रावत साहब, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए दानिश भाई की। जी जी दानिश जी, खत्म कर लो फिर जी जी। देखिए, इसको मैं 2 नजरिए से देखता हूँ। एक तो सबसे पहली बात, बहुत चालाकी के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार का जो फेलियर है उस पर ढक्कन डाल दिया मोहन भागवत जी ने, ये कह के 2013 में 40 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिलता था, आज भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से 80 करोड़ लोगों को दे रही है। इसका मतलब कि वो जो उनका फेल्योर है उसको वो लोग जो आबादी की वो बढ़ रही है उसमें ढालने की कोशिश की गई। दूसरे नंबर की बात मैं कहूं, ये चौथा स्टेप है जो मोहन भागवत जी ने कहा है। सबसे पहले सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूं अमिताभ जी, 15-20 जी। सबसे पहले तो इस देश में संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 341 में नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें धर्म आधारित रिस्ट्रिक्शन आए कि इस धर्म को, इस धर्म को और इस धर्म को आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। बताइए ये संविधान के कौन से क्लॉज में लिखा हुआ था? कौन सी आईपीसी आरपीसी में जो आप अभी कह रहे थे समानता की बात, कहां लिखा था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सारा जो है ना पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए, तो उससे सबसे पहले आर्टिकल 341 में नोटिफिकेशन लाया गया। उसके बाद वो नोटिफिकेशन के आधार पे मुस्लिम डोमिनेटेड विस्तारों में वो रिजर्वेशन एलोकेट किए गए। उसके बाद उसको डिलिमिट किया गया ताकि कम से कम रिप्रेजेंटेटिव उनके पहुंच सके, और उसके बाद गुजरात जैसे इलाकों में अशांत धारा कानून लगा के पॉपुलेशन का जो है गेटवाइजेशन बनाने की उनकी ये जो पैरवी है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि मुसलमान पढ़ के लिख के डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ रहा है, तो अब जरूरत है जनसंख्या की, क्योंकि इनका ये विभाजन राजनीति नहीं चलेगी। 10 सेकंड अमिताभ सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूं संघ के मुसलमान में फर्क क्या है। संघ के लिए मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ये उतने अच्छे मुसलमान हैं, इतना अच्छा मुसलमान शायद दानिश कुरैशी या बैठे जहां रशीदी साहब है वो नहीं होंगे। दिक्कत क्या है हमारी कि अभी अफगानिस्तान की आप बात करें तो अब्दुल घानी की सरकार थी, वो हमें प्रिय थी, लेकिन वही अब्दुल घानी भी मुसलमान थे, वही अफगानिस्तान था, वहां प्रेसिडेंट अब्दुल घानी था तो दिक्कत नहीं थी, अब प्रेसिडेंट वहां बदल गया तो दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है दरअसल सारी। आगे आप रुकना होगा, दानिश कुरैशी रुकना होगा। घानी और तालिबान को एक तराजू में जो लोग तौलते हैं उनके साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। तो तालिबान के साथ हम खड़े हो जाएं क्या? अरे तो आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? तालिबान के साथ कौन खड़ा हो सकता है? ठीक नहीं, आगे दानिश कुरैशी साहब, एक मिनट बाबू भैया, एक मिनट आप रुकना होगा। नहीं, मेरे बहस में ऐसे नहीं, एक मिनट रुकना होगा, कौशल कांजी से रुकना होगा एक मिनट। ठीक, रुकिए। एक मैं उस बहस को उस लेवल पर ले नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ प्रश्न उठे इसलिए कौशल कांत जी के पास आऊंगा। उससे पहले एक बात कह दूं, मैं बहस को उस गंदे लेवल पर ले नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि हर तरफ मूर्ख लोग हैं, हर तरफ गंदे लोग हैं, और हम सब लोगों की कोशिश होना चाहिए कि उनसे समाज को बचाए कैसे। मैंने एक दृष्टांत पढ़ा अभी 2-4 दिन पहले, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करो तो जन्नत मिलती है।
यही स्थिति है और बहस कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया जानते हैं क्या होगी इस देश में? थोड़ी सी मूर्खता चिंगारी का काम करेगी। बोलने वालों के मुंह से आवाज नहीं आएगी। ये नासमझी का खेल देश के लिए भारी पड़ जाएगा, इतना समझिए। कौशल कांत जी, भाई आपकी सरकार ने, अब तो पुरानी सरकार हो गई, नई तो है नहीं, ठीक, इस सरकार ने कॉमन सिविल कोड, मैं देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में 50 याचिकाएं दाखिल हैं। उन सब याचिकाओं का मूल स्वर मालूम क्या है? जेंडर और रिलीजन, जेंडर एंड रिलीजन, यानी स्त्री पुरुष निरपेक्ष और पंथ धर्म निरपेक्ष कानून हो एक से। ये ऐसे अलग अलग कानूनों की अलग अलग याचिकाएं हैं, ठीक, कम से कम 50। उन पर रोज नोटिस हो रहे हैं, रोज समय खराब हो रहा है कोर्ट कचहरी का भी, ठीक, फाइलों में केस लटका हुआ है, बोले जी नोटिस के जवाब नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि कॉमन सिविल कोड हो जाए, इस देश में आधे कानून बराबर हो जाए, समस्या खत्म, कोर्ट में बार बार जाने की। वैसे ही जनसंख्या की एक नीति हो जाए, आप मानेंगे तो ये सरकारी लाभ में एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने ये नहीं बता रहा कैसी नीति बने, वो संविधान जो पार्लियामेंट है उसका विजडम है, लेकिन आप इस बात को मानेंगे, इस नियम को, तो सरकारी लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नहीं मानेंगे नहीं मिलेगा। एक ही उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय हो सकता है ये बात मानेंगे तो वोटिंग राइट रहेगा, नहीं मानेंगे नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पर लागू कर दीजिए। आप भी गाजर लटकाए हुए हो, झुला रहे हो झूला। कौशल कांत जी। अमिताभ जी, जी पहले तो मैं सरकार का पक्ष रखता हूं। जी, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह सरकार ने एफिडेविट देकर के टिल डेट तक यही कहा है कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई भी कानून बनाने का अभी आज तक कोई पंजा नहीं। करेक्ट। उसमें यह भी कहा गया है कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, पूरे देश से रिलेटेड मुद्दा है। इस पे सामाजिक तौर पे खुले मंच पे चर्चा होगी और जो चर्चा हो रही है और देश के हित के लिए जो कुछ बेहतर होगा और जैसा लोगों की आवाज आएगी, मंशा होगी, उसके हिसाब से कानून बनेगा। ये तो रही सरकार की बात। अब बात आती है डिस्कशन की। ये कोई आधिकारिक नहीं है, क्योंकि अभी इस पे कोई फॉर्मुलेट ही नहीं हुआ है, तो मैं आधिकारिक तौर पे बोल ही नहीं सकता। ठीक। अब वो मोहन भागवत जी का उस वक्तव्य को अगर देखा जाए तो वो करीब करीब 4.5 मिनट का टोटल उन्होंने बोला है। और जिस चीज के लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी विश्व प्रसिद्ध है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र को हित में रखते हुए कोई भी पॉलिसी बनाई जा सकती है। अभी हमारे यही सारे मित्र बैठ करके बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई सबका बात करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन है। हम आप आज अपने घर में बच्चे पैदा करने की बात आती है तो हम अगर अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक बेटा और, तो कहते हैं खिलाएंगे कहां से, पढ़ाएंगे कहां से। ये होती है एक घर को और घर वालों को समृद्ध बनाने की सोच। अगर जो आदमी अपने घर को, अपने देश को अपना घर समझेगा तो वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करेगा। और मोहन भागवत जी ने जो बोला उसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसी पॉलिसी जो धर्मनिरपेक्ष हो, सभी धर्मों पे बराबर से लागू हो। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह की पॉलिसी पे डिस्कशन करके बनाया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे देश को आजाद हुए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुल 75 साल हुए हैं और हम उसका 75 सालवें का उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मोहन भागवत जी ने उसी वक्तव्य में कहा था कि आज हम पूरे विश्व के सबसे यंग नेशन हैं जी।
और करीब आज से 40 साल बाद हम शायद यंग नेशन नहीं बनेंगे, हम बूढ़े नेशन हो जाएंगे, जैसे चाइना हो गया। तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो आज भी हमें यंग बना के रखे, आज से 40 साल भी यंग बाद बना भी रखे, और जिससे हम भारत को एक विश्व गुरु बनाने में और पूरे नेशन की स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर सके तो बेहतर है। क्यों? एक आखिरी बात के खत्म करूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तो इस डेमोग्राफिक चेंज की वजह से ही देश विभाजित हुआ, और इसी डेमोग्राफिक चेंज की वजह से आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जहां पे कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग हारी थी, वहां पे फ्रंटियर खान साहब कहते थे कि हमें कहां भेड़ियों के बीच में छोड़ के जा रहे हो, और जबकि उस समय की सरकार ने यह कहा था कि चूंकि हम डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है इसलिए हम आपको अपने भारत में नहीं मिला सकते। उसका नतीजा ये हो गया कि वो बलूचिस्तान बन गया और अफगानिस्तान बन गया। आप सोचिए अगर, और यहां पे कुछ ऐसे मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का करंट तालिबानी शासन और डेमोक्रेटिक शासन में कोई फर्क नहीं है, तो मुझे उनके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। पूरे देश की जनता सुन रही है। आपने भी कहा, बात यह है कि देश हित में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो भारतीय जनता पार्टी और संघ एक साथ है, और मुझे नहीं लगता मोहन भागवत ने कुछ अनुचित कहा। किसी पर डिस्कशन करना, डिबेट करना और एक अच्छी निर्धारित पॉलिसी बनाना हम सबका कर्तव्य है। जी रशादी साहब, मेरे ख्याल से जितनी गर्मी और कटुता चाहिए थी बहस में वो तो सब आएगी, निपटी ली। अब थोड़ी ढंग की बात कर लेंगे आगे। अमेरिका की आबादी लगभग 36 करोड़ के आसपास है, ठीक? अगर हमारी आबादी अमेरिका के बराबर होती तो आप जानते हैं हम अमेरिका से ज्यादा समृद्ध राष्ट्र होते। वेरी ट्रू। ये पता है रशादी साहब? अमेरिका से कई गुना ज्यादा समृद्ध होते, लेकिन चूंकि हम 150 करोड़, अरे सुन तो लो दादा, अरे रुको, अरे गजब कर रहे हो। तब भी अमेरिका के समृद्ध राष्ट्र होते, जो था क्या होता क्या नहीं होता ये सब सर कोई बात करने की, आप डेटा पे बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो वर्तमान डेटा TFR रेट क्या है, NHFS का सर्वे क्या है, आबादी का जो प्रजनन स्तर क्या है, उसको देखिए, डिक्लाइन किस स्तर पे बात कर रहे हैं, उस पे बात कर रहे हैं। एक मिनट रावत साहब, एक मिनट, एक बार रावत साहब, एक रावत जी अभी नहीं, एक ठीक है, ठीक है। मैं एक मिनट रावत साहब, एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट रुको, तलहा रशीदी, एक मिनट रुकिए, बहन की आवाज रुकिए। आपकी बात बड़ी, आपने बताया कि सारे आंकड़े देख लो, सारे दस्तावेज देख लो, सब मामला फिट है। सरल भाषा में बता रहा हूं ताकि जनता समझ सके, ठीक? जब सब फिट है तो नीति आ जाने तो स्वागत करो, फिर क्या समस्या है? जब सब बढ़िया है, आप बता रहे हो कौन कौन से आंकड़े पैमाने हैं, उन पे सब पे मामला फिट हो गया, तो जब फिट हो गया फिर नीति से आपको क्या तकलीफ है? सर नीति पे शक नहीं, गजब बात कर रहे हैं। शक है, नियत क्या है वही नियत पे शक है, नीति पे शक नहीं है।